हेलो बच्चों। हमने पिछली क्लास में देखा कि जो लैंड फॉर्म्स हैं, हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो डायरेक्टली लैंड फॉर्म से ही अटैच होती है। इसी कंटेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के एस्पेक्ट में। ह्यूमंस, जो हम जैसे जो भी मैमल्स हैं, सिंपल वे में जब हम लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं तो लैंड फॉर्म्स डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, समुद्र है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है। तो जब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में नदी की बात करेंगे तो आपके दिमाग में पहला चित्र क्या आएगा? वो चाहे मछली हो, मतलब आपकी फिश है, टॉर्टोइज है, डॉल्फिन है। और अगर आप रिवर से आगे जाके सी या ओशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर वेल है, शार्क है, सी हॉर्स है और डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। तो इसका मतलब लैंड फॉर्म्स और लाइफ में केवल ह्यूमन बीइंग नहीं आते हैं। लैंड फॉर्म्स की जब भी बात होगी तो सारे लिविंग बीइंग उसमें अपने आप इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो जब उनके इंक्लूजन की बात की जाएगी तो उसमें अगर आप आसमान की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर हम पक्षियों की बात कर रहे हैं। और अगर हम जमीन की बात कर रहे हैं तो हम ह्यूमन बीइंग्स और जो भी एनिमल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। जब हम समुद्र की बात कर रहे हैं तब वहां पर जो भी जलीय जीव हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जहां जैसा लैंडफॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग वैसी ही जो लाइफ है वो अपने आप क्रिएट होगी। अब एग्जाम्पल के लिए, जब भी हम एक रीजन से, ये तो हमने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात किया, जब भी हम एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएंगे तो उस रीजन में जाने के ड्यूरेशन में जो रीजन्स हम क्रॉस करेंगे तो उसके जो लैंडफॉर्म के फीचर्स हैं वो बदल जाते हैं, उनका अपीयरेंस बदल जाता है, यहाँ तक कि क्लाइमेट बदल जाता है। अगर आप किसी मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं तो जरूरत है कि अगर क्लाइमेट वैसा है तो आपको ऊपर की तरफ जाते जाते ठंड लगना शुरू हो जाएगी, आपके जो आसपास के नज़ारे हैं वो बदलने लग जाएंगे। इन अ सिंपल वे, जब आपकी बस प्लेन एरिया में चल रही है या ट्रेन प्लेन एरिया में है तो वो हमेशा सीधे मूव करेगी। और यही जब आप पहाड़ी टेरेन में जाएंगे, वहां के रीजन में जाएंगे जहां पर निचला जो बेस है वो चौड़ा होगा, ऊपर को ऐसे कोन बना होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर को जाना शुरू करेंगे उसमें क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका जो चलने का तरीका है वो ऐसे सर्कुलर पैटर्न हो जाएगा। कभी भी किसी पहाड़ में आपने बस ऐसे चढ़ते नहीं देखा होगा, तो वो क्या होगा? सर्कुलर पैटर्न में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे रीजन चेंज हो रहा है ना, REGION की बात हो रही है, रीजन, रीजन की नहीं, REASON की बात नहीं हो रही। जैसे जैसे रीजन चेंज होता जाएगा आपके आसपास के जो लैंडस्केप्स हैं वो चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, अब सपोज करिए कि आप कहां से ट्रेवल कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं छोटा नागपुर। कहां पर? झारखंड में। मैपिंग की क्लासेस में आपको अलग से दे दूंगा, उसमें से आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा कि उसमें आपको क्या करना है। तो हम सपोज करते हैं कि आप ट्रेवल कर रहे हैं बाई रोड। कैसे? रोड से ट्रेवल कर रहे हैं। ऐसे में आप छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, वहां से आप पहुंचते हैं कहां पर? प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आप छोटा नागपुर झारखंड से प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर प्रयागराज में आप पहुंच गए और वहां से आप जाते हैं अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में है। तो आप झारखंड से होते हुए प्रयागराज और प्रयागराज से होते हुए कहाँ जा रहे हैं? अल्मोड़ा जा रहे हैं, उत्तराखंड में। तो जब आप इस ड्यूरेशन में जाएंगे तो हर जगह जाते समय जो भी आपको लैंडस्केप्स मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पर आप तीन मेजर लैंड फॉर्म्स को देखेंगे। हम आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। जब हम लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम फिजिकल फीचर की बात कर रहे हैं।
यहाँ ध्यान दीजिएगा फिजिकल फीचर और पॉलिटिकल फीचर में क्या डिफरेंस है। फिजिकल फीचर का मतलब ये है कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी एरिया बना हुआ है अपने आप, वो सब का सब किस में आएगा, फिजिकल फीचर में आएगा। और जो भी चीजें जो ऊपर के हिस्से में फिजिकल फीचर में आएगा, और जो भी चीजें ह्यूमन के द्वारा ड्रॉ की गई हैं, जो भी लाइंस ह्यूमंस ने आपस में मिलकर के बनाई है, वो आपका पॉलिटिकल में आएगा। ये डिफरेंस फिजिकल और पॉलिटिकल में होगा। फिजिकल का मतलब जो अल्टीमेटली नेचुरल वे में जो भी इन्वायरमेंट की वजह से, आसपास के जैसा भी इन्वायरमेंट था उसकी वजह से जो नेचुरली फॉर्म हो गया लैंड, उसे हम फिजिकल फीचर में कैलकुलेट करते हैं या काउंट करते हैं। इसके विपरीत जब हम दो देश, दो संस्था या दो संगठन आपस में मिलकर ये निर्णय करते हैं कि इस जमीन का विभाजन कैसे होगा, तो वो आपका पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है। तो ये फिजिकल फीचर और पॉलिटिकल बाउंड्री के बीच का डिफरेंस है। किसी भी एक लैंड फॉर्म को बनने में, किसी भी एक लैंड फॉर्म को बनने में कई बार मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एक दो साल नहीं बल्कि सालों साल लग जाते हैं किसी एक लैंडफॉर्म को बनने में। उसके बाद उसका जो इंटरेक्शन होगा इन्वायरमेंट से, कहीं पर भी किसी भी एक छोटे से जीव को जन्म लेने में भी लंबा समय लगता है। जैसा कि हमने पहली क्लास में देखा कि जैसी लैंडफॉर्म्स होंगे वैसे हमारी लाइफ डेवलप होने लगती है। एग्जाम्पल के लिए जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पर ऊंट जैसे जानवर मिलते हैं। ठीक है, अब ऊंट की खासियत क्या है कि वो बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है। और राजस्थान का जो नेचुरल फेनोमेनन है वो कैसा है कि वहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है। तो ऐसी जो सिचुएशन है किसी भी जगह पर, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उसी हिसाब से लाइफ डेवलप होने लगेगी। तो कहीं पर भी लाइफ को डेवलप होने में पहले पहले तो किसी सरफेस को डेवलप होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, फिर उस सरफेस में किसी तरह के जीवन का जन्म होता है, फिर उस जीवन से आगे धीरे धीरे विकास का क्रम संचालित होता है। उसी को इवोल्यूशन का स्टेज कहते हैं। कोई भी काम अर्थ के कंटेक्स्ट में या ज्योग्राफी में एक दिन में नहीं होता है, उसको सालों का समय लगता है, और फिर धीरे धीरे वो आपस में एक तरह का कोरिलेशन या कनेक्शन बना लेते हैं। तो हर जगह आप जब देखेंगे उस कोई भी स्पीसीज है उसकी जो स्पेशलिटी है वो उस लैंड फॉर्म के ही अकॉर्डिंग होगी। जैसे हम कहें पोलर बियर, अगर एक इंसान नॉर्मली ठंडे इलाके में जाएगा तो बर्फ की तरह जम जाएगा और बहुत कम समय में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन पोलर बियर का फर ऐसा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन ऐसा है कि वो उस टेम्परेचर में इजीली अपने को मूव कर सकते हैं और अपने को वहां पर रख सकते हैं। तो ये जो एडॉप्टेशन है ये कहाँ से आया, ये इसीलिए आया क्योंकि लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग जो भी लाइफ आई, उस लाइफ के एग्जिस्टेंस ने और लैंडफॉर्म ने आपस में एक तरह का कोरिलेशन बनाया, एक दूसरे को समझा और उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करने लगे। इनको हम ब्रॉडली 3 में डिवाइड करेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे थे कि झारखंड से प्रयागराज है, प्रयागराज से अब हम अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें 3 ब्रॉडली डिवाइडेड कैटेगरीज हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं माउंटेन, दूसरे को हम कहते हैं प्लेटू और तीसरे को हम क्या कहते हैं, प्लेन। तो ये 3 ऐसे ब्रॉडली डिवाइडेड हमारे क्या हैं, सरफेस है। एक हमारा माउंटेन है, दूसरा हमारा प्लेटू है, तीसरा हमारा प्लेन है। इन तीनों लैंड फॉर्म्स में डिफरेंट क्लाइमेट्स होंगे। ठीक है, साथ ही ये डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना के लिए निवास का स्थान होगा। अभी जैसा कि मैंने बताया, जब भी हम बात करेंगे, अभी बात हुई माउंटेन्स की, तो जब हम माउंटेन्स की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वहां का टेम्परेचर अलग है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, वहां की सॉइल अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां की वेजिटेशन होगी।
और चूंकि वहां की वेजिटेशन वैसी होगी, उस वेजिटेशन के अकॉर्डिंग वहां की लिविंग बींग्स या लाइफ होगी, वहां की जो लाइफ साइकिल है उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो मतलब क्या हुआ कि हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब हम यही बात प्लेटू के लिए कर रहे हैं, यही बात हम प्लेन के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर वैसे ही स्पीसीज होंगी, वैसे वेजिटेशन होंगे, वैसे प्लांट्स होंगे, वैसे एनिमल्स होंगे, वैसी लाइफ होगी, वैसा ही कल्चर होगी, वैसा ही सोसाइटी होगी। तो सारी चीजों को जब आप मिला देंगे तब जाकर के वो एक होंगे। ह्यूमंस हर तरह के लैंडफॉर्म्स को एडॉप्ट करने में सक्षम है। अभी जैसे हमने एनिमल्स की बात की, तो एनिमल्स इवोल्यूशन के क्रम में जैसे विकसित हो गए वो उसी जगह पर रह रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह को माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर माइग्रेशन क्यों नहीं है, उसका एक रीजन है कि उन्होंने अपनी एक टेरिटरी फिक्स मान ली और वहीं पर रहते हैं। बट ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह लगातार माइग्रेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना लगातार लगा रहता है। और इसीलिए जो डिफरेंट स्पीसीज है या डिफरेंट वेराइटीज है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देखने को मिलेगी। ये हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था कि हर जगह की हाइट, वेट, कलर, बॉडी टाइप, पर्सनैलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। और ये जो पर्सन टू पर्सन का डिफरेंस है वो एरिया के हिसाब से डिवाइडेड है, कि जहां पर जैसा क्लाइमेट है, जहां पर जिस तरह की कल्चर, उसी हिसाब से कल्चर डेवलप हो गई, उसी हिसाब से सोसाइटी है और उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ दिया गया है। अब हम इसके आगे बात कर रहे हैं माउंटेन्स की। माउंटेन्स क्या है? माउंटेन्स वो लैंडफॉर्म्स हैं जो कि नेचुरली हायर होते हैं, किससे? अपनी सराउंडिंग के लैंडस्केप से। जब भी आपको कहा जाए माउंटेन, तो आपके दिमाग में पहला चित्र ये आना चाहिए कि एक ऐसा नुकीला बना है जो अपने ग्राउंड से ऊंचाई पर है। तो ये आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए जब भी हम माउंटेन की बात करते हैं। इनका जो बेस है, हमेशा जो इनका निचला हिस्सा है, जो बेस है, वो हमेशा ब्रॉड होगा और जो इनके आसपास का एरिया है वो स्टीप होगा। और जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो आपका नैरो समिट होगा। ऊपर का हिस्सा नैरो होगा, यहाँ का हिस्सा स्टीप होगा और नीचे का जो बेस है वो ब्रॉड होगा। तो जैसे ही आपके दिमाग में पहले कोई माउंटेन बोले, तो माउंटेन का सिंपल सा मतलब है जो भी लैंडस्केप अपनी आसपास के सराउंडिंग से ऊंचा हो उसी को हम माउंटेन कहते हैं। अक्सर ये जो इसका ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर और जगह से कम होगा और बर्फ यहाँ पर गिर रही होगी। अक्सर ये हिस्सा बर्फ से ढका मिलेगा। और अगर यही हम लोअर एल्टीट्यूड की बात करते हैं, माउंटेन्स में ही हायर एल्टीट्यूड में बर्फ होगी क्योंकि टेम्परेचर कम है। लोअर एल्टीट्यूड में क्योंकि उसे सूरज से रोशनी मिल रही है, तो लोअर एल्टीट्यूड में उतना टेम्परेचर नहीं है, तो वहां की जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। ये डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं। ये जो यहाँ पर है ये माउंटेन का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा माउंटेन है। अब इसमें एक डिफरेंस समझिएगा, माउंटेन और माउंटेन रेंज में क्या डिफरेंस है। जब हम माउंटेन की बात कर रहे हैं तो अमूमन हम एक सिंगल पीस ऑफ क्या कहेंगे, पीस ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं जो आसपास के लैंडस्केप से ऊंचा है। तो हम एक की बात कर रहे हैं, उसे हम हिंदी में पर्वत कहेंगे और इसको हम पर्वत श्रेणी कहेंगे। और वही चीज इंग्लिश में माउंटेन और माउंटेन रेंज है। माउंटेन का मतलब आप एक सिंगल माउंटेन से समझ सकते हैं, माउंटेन रेंज का मतलब है कि कई माउंटेन से मिलकर के एक रेंज क्रिएट होती है जिसे हम माउंटेन रेंज कहते हैं। अब ऐसे में ये हिस्सा व्हाइट है, इसका मतलब क्योंकि ये वाला हिस्सा जहां पर एल्टीट्यूड सबसे ज्यादा है। जब हाई एल्टीट्यूड है इस इलाके में तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो ऊपर से बर्फ पड़ेगी, जो ग्लेशियर वाला हिस्सा है वो हमेशा
फ्रोजन फॉर्म में रहेगा, हमेशा जमा हुआ रहेगा। लेकिन जो निचला हिस्सा है, ये जो खुला हुआ हिस्सा है, यहाँ पर ये जो ब्राउन एरिया है वो इसलिए है क्योंकि निचले हिस्से में ये हायर एल्टीट्यूड है, लोअर एल्टीट्यूड में ड्यू टू समर यहाँ पर हीट पड़ेगी और हीट पड़ने की वजह से बर्फ पिघलेगी और बर्फ पिघल के नीचे को चली जाएगी। तो हमेशा जो ऊपर का हिस्सा है, जो चोटी वाला हिस्सा है, ये हमेशा बर्फ में रहता है और फिर यहीं से जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, वो पिघलते हुए नीचे को आती है। ये जो आपको पानी आता हुआ दिख रहा है, यही नदी है। उसी में जब हम इंडियन के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर करके हम पढ़ते हैं। तो जब हिमालयन रिवर की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये जो पानी आ रहा है ये अल्टीमेटली इसी ग्लेशियर से पिघल करके आ रहा है। इसके आगे जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपका ये वाला हिस्सा प्लेटू होगा। वो लैंडस्केप जो 200 से 300 मीटर के आसपास ऊपर उठा हो उसको हम प्लेटू कहते हैं, और जो लगभग 1000 मीटर तक पहुंच जाए, 800-900 मीटर तक, उसको हम माउंटेन कहते हैं। तो यहाँ पर खैर अभी क्लासिफिकेशन नहीं दिया, बस इतना मान लीजिए कि जो नॉर्मल से उठा हुआ है, जो सबसे प्लेन का हिस्सा है, वो आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा। और जो हम इधर की बात कर रहे हैं यहाँ वाले हिस्से में, ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लेटू का हिस्सा है जो प्लेन के कंपैरिजन में ऊपर है, और प्लेटू से भी सबसे ऊपर आपका माउंटेन का एरिया होगा। अगेन, व्हाट इज स्नो? बर्फ क्या है? अक्सर आप सुनते होंगे बर्फ अलग है, ओला गिरना अलग है। ओला उन क्षेत्रों में गिरता है जहां पर अमूमन बारिश के साथ कम क्या कहेंगे उसे, टेम्परेचर कह सकते हैं। जहां पर टेम्परेचर मॉडरेट होगा वहां पे ओले जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। जहां टेम्परेचर कम होगा वहां पे आपको बर्फ देखने को मिलेगा। अगर आप हिमालयन रीजन जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं तो आपने स्नो जरूर देखा होगा। और बाकी का जो इंडिया के पार्ट्स हैं वहां पर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो हमेशा रेन या हेल के फॉर्म में होता है। वो वही है कि अमूमन बारिश होती है तेज मात्रा में, और अगर तेजी से बारिश के साथ अक्सर आपने मैदानी भागों में सुना होगा कि ऊपर से ओला पड़ रहा है, कि एक कहावत भी है, सिर मुंडाते ही ओला पड़े, आपने ये सुना होगा हिंदी में। तो जो बारिश है, बारिश के साथ ही जब ओला पड़ता है तो अल्टीमेटली उससे पता चलता है। और यही हम हायर एल्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर स्नो देखने को मिलता है। हायर एल्टीट्यूड में बर्फ पूरा के पूरे को ऊपर से ढक कर के रखती है, वो उसका वाइट हिस्सा होता है, और उसी की वजह से आप जब भी देखेंगे कोई भी चोटी है जो उसका शीर्ष है वो हमेशा आपको बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। और ऊपर के हिस्से में जब आप हेल कहते हैं तो प्रेसिपिटेशन में जो बारिश है वो सॉलिड स्टेट में होती है। ओले का मतलब ये है कि वो सॉलिड स्टेट में होगा और ऊपर से नीचे को गिरेगा। ये कुछ पहाड़ दिए गए हैं, माउंटेन रेंजेस हैं। आप इसके अलावा गूगल से भी देख सकते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी इंडिया में इतने नेचुरल प्लेसेस ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ की सुंदरता अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि जब हम फिजिकल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो वो केवल हम इंडिया को नहीं पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड को भी पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में जितने भी हमारे माउंटेन रेंजेस हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। अभी जैसे कि मैंने बताया
पूरे माउंटेन रेंजेस में जो एक सबसे ऊंची चोटी होगी उसे हाईएस्ट पीक करके अलग से कहा जाता है। जो आपके लेफ्ट साइड का पिक्चर है वो माउंट एवरेस्ट है। आप ध्यान से देखेंगे तो जो उसका कलर है, कलर का जो फॉर्मेशन है वो भी डिफरेंट है। माउंट एकांकागुआ और माउंट एवरेस्ट अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में जो बर्फ का रंग है और जो चट्टान का रंग है वो पूरी तरह से डिफरेंट है, ये आप देख सकते हैं। धीरे धीरे जब हम और डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, अभी तो आपका प्राइमरी स्टेज है, अभी आपने शुरू किया है ज्योग्राफी पढ़ना, इसी ज्योग्राफी को जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप सॉइल से लेके रॉक से लेके हर एक चीज को डिटेल में देखेंगे। पहला जो लेफ्ट साइड है वो माउंट एवरेस्ट है, दूसरा माउंट एकांकागुआ है, उसके नीचे माउंट किलीमंजारो है। फिर जब हम इसी में ज्वालामुखी पढ़ना शुरू करेंगे तो हम और डिटेल में पढ़ना मतलब डिटेलिंग करेंगे इसकी, तो हम देखेंगे कहाँ पर ऐसे एरिया है जहाँ पर ज्वालामुखी आता है। कुछ जगहों पर सक्रिय ज्वालामुखी है और कुछ जगहों पर सुसुप्त अवस्था में है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि अब वो काम नहीं करता, या फिर कहीं कहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि वो कभी भी फट सकता है। तो ये है माउंट किलिमंजारो, राइट साइड है माउंट ब्लांक, इधर है माउंट कंचनजंगा, उधर है माउंट अनायमुदी। अब साउथ में जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया की बात कर रहा हूँ, साउथ इंडिया, तो वहां पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में जो मिलेंगे उनकी हाइट एज पर कंपैरिजन टू हिमालयन रीजन्स उतनी नहीं होगी। तो अगेन हाइट के कंटेक्स्ट में अब यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है, ठीक है। जो जितने भी वर्ल्ड के माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे हिमालय हो गया कहाँ का, एशिया का, आल्प्स हो गया कहाँ का, यूरोप का, एंडीज कहाँ का है, साउथ अमेरिका का। तो जब इनकी बात होती है तो रेंजेस का मतलब ये ध्यान रखिए, पहाड़ का मतलब एक ऐसे मतलब पत्थरों का टुकड़ा नहीं है। पहाड़ जब आप कह रहे हैं तो कई 100 किलोमीटर या कई बार कई हजार किलोमीटर तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिलेगा कि वहां पर पर्वत ही पाए जाते हैं। अब ये एक स्केच है जो आपको रिलेटिव हाइट दिखा रहा है 6 अलग अलग माउंटेन्स की। अब हाइट के कंटेक्स्ट में हम ये बात करें तो पहली वाली 1000 मीटर पे है, उसके बाद आप देखेंगे तो 4000 मीटर पे है, उसके बाद आप देखेंगे 7000 मीटर है, और जो सबसे ऊपर है वो 1000 मीटर के 9000 मीटर के आसपास है। तो 1000 मीटर से शुरुआत लेके आप लगभग 8000 से 9000 मीटर तक है। जो सबसे ऊंची चोटी है वो लगभग 8848 या 8862 के बीच है, क्योंकि लगातार जो साइज है वो बढ़ रहा है। तो अभी हम माउंटेन रेंजेस की बात करें तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड दिए गए हैं और उसी का ये विजुअल इंप्रेशन है। जैसे माउंट एवरेस्ट वो कहाँ पर है, तिब्बत। तिब्बत कहाँ, चाइना के कंट्रोल में, पहले बफर स्टेट के तौर पर था, अब इंडिया और चाइना के बीच में है, जो कि यहाँ पे मेंशन है कि चाइना कंट्रोल्ड। तो तिब्बत और नेपाल, माउंट एवरेस्ट की जब बात हो रही है तो वो तिब्बत और नेपाल के बीच में है, और कंचनजंगा की जो बात है वो नेपाल और सिक्किम के बीच में है। ये दो हाईएस्ट पीक्स हैं हिमालयन रेंज की। तो हिमालयन रेंज की कौन सी दो हाईएस्ट पीक हो गई, एक हो गया माउंट एवरेस्ट और दूसरा हो गया कंचनजंगा। तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा हिमालयन रीजन की सबसे ऊंची चोटी है, ये हाईएस्ट पीक है। माउंट अकांकागुआ कहाँ का है, ये साउथ अमेरिका में है, ये हाईएस्ट पीक है एंडीज की। यहां ध्यान रखिएगा, जब माउंटेन रेंज बोल रहा है तो माउंटेन रेंज में जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसकी बात कर रहा है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या दिया हुआ है। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद 100 पहाड़ हैं,
उन 100 पहाड़ में जो सबसे ऊंचा वाला पहाड़ है उसको हाईएस्ट पीक के नाम से दिया जाएगा। तो यहाँ पर माउंट एकांकागुआ है, कहाँ पर, साउथ अमेरिका में, जो कि हाईएस्ट पीक है एंडीज की। माउंट किलीमंजारो कहाँ पर है, ईस्टर्न अफ्रीका में एक आइसोलेटेड माउंटेन के तौर पर है, और ये किसी भी रेंज का हिस्सा नहीं है, ये आइसोलेशन में एक हिस्सा है जो कि खड़ा हुआ है। माउंट ब्लांक जो है वो है वेस्टर्न यूरोप में, जो कि आल्प्स का मतलब आल्प्स क्या होगा, माउंटेन रेंज हो जाएगी, और माउंट ब्लांक क्या होगा, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कही जाएगी। अनाई मुदी या अनाई पीक कहाँ का है, ये साउथ इंडिया केरला का सबसे ऊंचा हिस्सा होगा। साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा हिस्सा यही है। मॉन्टेन फॉरेस्ट क्या है, वो फॉरेस्ट जो कि हिमालयन रीजन्स में डेवलप होते हैं उनको हम मॉन्टेन फॉरेस्ट कहते हैं। मॉस क्या है, एक स्मॉल ग्रीन प्लांट जो कि बिना फ्लावर्स के है, ये हमेशा कवर की तरह डेवलप होता है। अगेन जब माउंटेन्स की बात हो रही है तो माउंटेन्स को लेकर के जो भी टॉल हैं, शार्प हैं, वो अपनी एज में यंग हैं। ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट में जब आप पढ़ेंगे जैसे कि यंग एज, मैच्योर एज और ओल्ड एज होती है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी एज को डिफाइन किया गया है, चाहे वो आपकी माउंटेन के रीजन्स हैं उनकी एज हो या फिर आपके रिवर्स हैं उनकी एज हो, यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग हर चीज को देखा गया है। और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, और कुछ शॉर्टर और राउंडेड माउंटेन्स भी होते हैं। माउंटेन का मतलब हमेशा हाइट में ऊंचे ही नहीं होंगे, एज पर कंपैरिजन टू प्लेटू इनकी हाइट ज्यादा होगी, लेकिन अभी जो हमने पीछे हाइट का चार्ट देखा उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ऊंचे हैं उनकी बात हो रही थी अब तक, हाईएस्ट पीक, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी हाइट कम भी है और वो राउंडेड माउंटेन हिल्स हैं, जैसे कि अरावली रेंज, जो कि एज में काफी पुराने हैं और लंबे समय में इरोजन के प्रोसेस से बने हैं। इरोजन, डिपोजिशन और वेदरिंग, तीन कॉन्सेप्ट आपको थ्रू आउट द सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। इन अ सिंपल टर्म्स, जब भी इरोजन की बात है तो समझ लीजिए किसी भी चीज में तोड़ फोड़ हो रही है और उसके साथ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है, तो इसका सिंपल सा ये मतलब होता है। डिपोजिशन में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो रही है। जब हम बात करते हैं पूरी तरह से, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, नदी हो, दर्रे हो, कुछ भी हो, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं, वो एक जगह कभी नहीं रहते। यहाँ तक कि सिंपल भाषा में आप एक ट्रे लीजिए, ट्रे के ऊपर आप बालू रख दीजिए और उसको रख के छोड़ दीजिए, तो जब बालू उड़ेगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूवमेंट करेगी। अगर आप अपनी छत की बालकनी पे या किसी भी जगह ले जाकर रख दीजिए, जब जब हवा चलेगी आप देखेंगे कि जो आपने संतुलित करके बालू रखी है वो बालू एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा रही है और शिफ्ट हो रही है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, उसी के थ्रू जो अर्थ में यही प्रोसेस है जिसकी वजह से लैंडफॉर्म बनते हैं और चेंज होते रहते हैं। कोई नया लैंडफॉर्म बना, लगातार उसमें कटान हुई, वो खत्म हुआ, उसके बाद फिर दूसरी जगह बना, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर वो कटाव हुआ और फिर वो खत्म हो गया। तो ये जो प्रोसेस है साइक्लिक, ये अर्थ में लगातार चलता रहता है। अगेन एक तरफ हम बात करते हैं कि जो इसका हाइट है, हिमालय की हाइट एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ इरोजन के प्रोसेस से इसे काटा जा रहा है।
जब इरोजन की बात हो तो इसका मतलब उसे काटने का काम किया जा रहा है। डिपोजिशन में एक जगह से दूसरी जगह लेकर के भी जाया जाता है, तो ये डिफरेंस है। इरोजन का मतलब है कि लगातार काटा जा रहा है। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले में हम माउंटेन के एनवायरमेंट को देखेंगे। अभी हमने ये देखा कि माउंटेन किस तरह से होते हैं, और उनमें जब माउंटेन रेंजेस हैं तो उनकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, कब वो राउंडेड होते हैं, और उनकी हाइट के अकॉर्डिंग हम कैसे देख सकते हैं, किस तरह से टेम्परेचर और वहाँ का क्लाइमेट किसी भी जगह की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो ये सब हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया, बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।